गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और इसमें हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। तो जब स्टार्टिंग में हमने अकाउंट्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने कुछ अजम्पशंस पढ़े थे, हमने कुछ कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस किया था, कुछ रूल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो जो अकाउंटिंग का थ्योरी बेस था तो इसको हम लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट में भी देखा है कि उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, जर्नल में कैसे अप्लाई करते हैं हम। और कॉमर्स में हमने एक चीज़ पढ़ा है, कॉमर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, वो पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों। प्राइवेट सेक्टर में कई तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं। तो कई तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। एक छोटा बिजनेस भी मेंटेन करता है और एक बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी भी अकाउंट्स को मेंटेन करती है। तो जब अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस होते हैं जिसको अकाउंटेंट्स को और बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है। तो जब बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे होंगे तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि सभी अकाउंटेंट्स एक कॉमन पॉलिसी हो सकता है फॉलो ना करें, कॉमन रूल्स को फॉलो ना करें। हो सकता है वो अपना उसमें कुछ पर्सनल जजमेंट भी यूज़ कर लें और जो अकाउंटिंग पॉलिसी है या जिस तरह से उन्होंने अकाउंट्स को मेंटेन किया है वो डिफरेंट हो जाए। तो एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमको पड़ती है कि कुछ एक ऐसे प्री डिसाइडेड सेट ऑफ रूल्स हों जो एक स्टैंडर्ड की तरह काम करें और उसको सभी अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एटलीस्ट ऑल ओवर इंडिया, उसको प्रैक्टिस करें वो लोग, और जो अकाउंट्स मेंटेन हों वो प्रॉपर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही मेंटेन किए जाएं। इस चैप्टर को समझने से पहले हम एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लास 11th का जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो हमको प्रेस्क्राइब किया हुआ है काउंसिल ने। तो बुक तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सी बुक पढ़ेंगे, हम टी.एस. ग्रेवाल की बुक पढ़ेंगे या हम डी.के. गोयल की बुक पढ़ेंगे या हम महेश्वरी की बुक पढ़ेंगे, हम कौन सी अकाउंट्स की बुक पढ़ेंगे वो हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या सिलेबस हमें पढ़ना है वो स्कूल ने डिसाइड नहीं किया है, वो काउंसिल ने डिसाइड किया है। काउंसिल यहाँ पे एक ऐसी बॉडी के रूप में काम कर रहा है, काउंसिल एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है जो सभी स्कूल्स को ये बता रहा है कि आपको क्या सिलेबस स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो सिलेबस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो स्कूल नहीं है, सिलेबस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो काउंसिल है। अगर काउंसिल ने कुछ चेंज किया है सिलेबस में तो वो सभी स्कूल्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, करंट ईयर में इस काउंसिल ने कुछ चेंजेस किया सिलेबस में, कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया, तो ये एप्लीकेबल हो गया काउंसिल से अफिलिएटेड सभी स्कूल्स के ऊपर। अगर एक पर्टिकुलर स्कूल डिसीजन लेता है कि हम सिलेबस को चेंज करेंगे तो उस स्कूल में ही सिलेबस सिर्फ चेंज किया जाएगा। लेकिन अगर काउंसिल सिलेबस में कोई चेंज करता है तो वो सभी स्कूल्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर पर्टिकुलर स्कूल ने सिलेबस को चेंज किया, उन्होंने सिलेबस को कम कर दिया, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने तो काफ़ी टॉपिक्स को नहीं पढ़ा फिर, और बाकी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो सारे टॉपिक्स को कवर किया। तो इसमें जो यूनिफॉर्मिटी नहीं रह गई, एक स्कूल ने सिलेबस में से काफ़ी चैप्टर्स को हटा दिया, काफ़ी टॉपिक्स को हटा दिया, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका लॉस हो गया कि उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स को स्टडी नहीं किया, और एट द सेम टाइम बाकी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उन टॉपिक्स को भी कवर किया। तो अगर सभी स्कूल्स को लिबर्टी दे दी जाए कि आप लोग अपने आप से सिलेबस डिसाइड कर लें तो प्रॉब्लम क्या होगी, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे होंगे, कुछ स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कहीं पे कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरसी करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सुपरवाइज करने के लिए एक नेशनल लेवल पे बॉडी को इनकॉर्पोरेट किया गया और काउंसिल ने इस काम को अपने हाथ में रखा कि सिलेबस हम डिसाइड करेंगे, बुक आप डिसाइड कर सकते हो। बुक आप कौन सी पढ़ाओगे काउंसिल ने ये नहीं डिसाइड किया, पर सिलेबस आप क्या पढ़ाओगे ये काउंसिल ने डिसाइड करके सभी को बता दिया। तो एटलीस्ट नाउ यूनिफॉर्मिटी कैन बी मेंटेन्ड। अब काउंसिल को ये चीज़ श्योर है कि सभी स्कूल्स में सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी कंफर्म है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही दूसरे स्कूल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जिससे कि आगे चल के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमको वही टॉपिक्स मिलेंगे और सभी स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक पढ़ रखे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो स्कूल से इस चीज़ की लिबर्टी ले ली गई
कि आप सिलेबस डिसाइड करें, ये लिबर्टी स्कूल को नहीं दी गई। या काउंसिल ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सिलेबस डिज़ाइन कर लिया और उस स्टैंडर्ड सिलेबस को सभी को अलॉट कर दिया। इसी तरह से अकाउंटिंग में भी क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब कर दिए जाते हैं। इसलिए प्रेस्क्राइब किए जाते हैं कि जो बहुत सारे अकाउंटेंट्स अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो लोग अगर अपना पर्सनल जजमेंट शुरू कर देंगे यूज़ करना, तो सभी बिजनेस का जो अकाउंट मेंटेन करने का जो सिस्टम होगा वो अलग अलग हो जाएगा। सबके अकाउंट्स अलग अलग तरीके से मेंटेन हो जाएंगे, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगी, रिलायबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडिया में कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और ये किस लिए मेंटेन किए गए कि अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उनको कैसे डिस्क्लोज करना है, अकाउंट्स में वेरियस आइटम्स को किस तरह से ट्रीट करना है, इन सभी चीज़ों को पहले से ही डिसाइड कर लिया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स गाइडिंग द मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ फिनेंशियल और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें गाइड करते हैं, जैसे सिलेबस आपको गाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब सिलेबस अगर मेरे पास है तो मुझे भी ये चीज़ क्लियर रहेगा कि मुझे क्या चीज़ पढ़ानी है, क्या चीज़ नहीं पढ़ानी है। स्टूडेंट को भी क्लियर है, मुझे भी क्लियर है। अगर मैंने कोई चीज़ सिलेबस में छोड़ दी तो स्टूडेंट मुझको रिमाइंड करा सकते हैं कि सर ये टॉपिक सिलेबस में छूट गया। तो ये चीज़ सभी को क्लियर है, स्टूडेंट को भी पता है कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, मुझे भी पता है क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पर अगर कोई सिलेबस ही नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट भी छोड़ सकते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे, तो एक कंप्लीट कन्फ्यूजन प्रिवेल करेगा जो एकेडमिक सिस्टम है उसमें। तो सिलेबस हमारी इस तरह की कन्फ्यूजन को दूर कर देता है। तो वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी काम है। इट कैन बी सेड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द गाइडलाइन फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू बी अडॉप्टेड एंड फॉलोड इन अकाउंटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है, अकाउंट्स में वेरियस आइटम्स को किस तरह से ट्रीट करना है, तो ये पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है, जिससे कि सभी अकाउंटेंट्स एक ही तरह से अकाउंटिंग को मेंटेन करें, उसको परफॉर्म करें। अदरवाइज सभी अलग अलग तरह से मेंटेन करेंगे तो हम कभी भी एक दूसरे के अकाउंट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन डिफाइंड एज अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट imposed on an accountant by custom, law and a professional body। तो ये लीगल वे में इम्पोज किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल है कि आप फॉलो करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, ऐसा नहीं होता। अगर सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया तो वो मुझे फॉलो करना ही करना है, उसमें मेरा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि मैं उसको फॉलो करूं या ना करूं। तो वो स्कूल के ऊपर इम्पोज्ड है, स्कूल के ऊपर इम्पोज्ड है, दैट मीन्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर के ऊपर भी इम्पोज्ड है कि वो उसको कंप्लीट कराएगा ही कराएगा। तो ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। तो इसका क्या फ़ायदा है? इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी, इट एंश्योर्स रिलायबिलिटी, इट एंश्योर्स कंपेरेबिलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर सब लोग एक ही तरह से अकाउंटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग बुक्स को, हम रिलायबल भी होंगी वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हमारी, क्योंकि हमने एक प्रॉपर लॉ को फॉलो करके उनको बनाया है, तो वो रिलायबल होंगी, वो कंसिस्टेंट भी होंगी, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हमने एक बार अडॉप्ट कर लिए तो उसको हम रेगुलरली चेंज भी नहीं करेंगे, उसको हम अकॉर्डिंग टू लॉ मेंटेन करेंगे, एंड एट लास्ट इट विल बी करेक्ट, वो सही भी बनेगी। अदरवाइज अगर हम एक लीगल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वो चीज़ रिलायबल है भी या नहीं है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, अगर वो लीगल फॉर्मेट में नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइड द मेजरमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड देयर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो GAAP हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस किया था, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को हमने स्टडी किया, और उस समय भी मैंने आपको यही बताया था कि ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना ही होगा। अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग गलत हो सकती है। कौन इशू करता है इनको? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसको इशू करता है। They are followed by accountants and enterprises for preparation and presentation of financial statements. Companies Act 2013 has recognized these accounting standards except 30, 31 and 32, and they must be followed by all companies in preparing and presenting financial statements. So they must be followed. तो अभी हमने डिस्कस किया कि they are not discretionary, they are compulsory, they are mandatory, they have to be followed. तो अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग गलत हो सकती है।
तो कौन इशू कर रहा है इसको? ICAI इशू करता है। ICAI ने अप्रैल 1997 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को इनकॉर्पोरेट किया। और ये बोर्ड क्या करता है? इट आइडेंटिफाइज एरियाज ऑफ अकाउंटिंग वेयर ऑल्टरनेटिव एंड डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वर फॉलोड। ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करता है जहां पे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करने का चांस हो सकता है। तो ऐसे एरियाज में हम क्या करेंगे? हम एक स्टैंडर्ड रूल बना देंगे जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो ना किए जाएं। ASB with a purpose to bring uniformity as far as possible was assigned the task of developing draft accounting standards, keeping in view the legal provisions of the country, and after discussing with the government representatives, public sector undertakings, industry federations, etc. तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए और उसके बाद उनको डिस्कशन किया गया, उसके बाद उनको फाइनलाइज किया गया। While framing the draft of accounting standards, Accounting Standard Board considers the international accounting standards also. तो अभी हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमको क्लियर हो जाता है कि हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अगर फॉलो किया जाएगा तो अकाउंटिंग बुक्स विल नॉट बी रिलायबल, दे विल नॉट बी कंपेरेबल, दे विल नॉट बी करेक्ट इवन। तो इसीलिए एक बॉडी है जो अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करती है और वो ये बताती है कि आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, क्या स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, क्या फॉर्मेट्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ फॉर्मेट डिस्कस किए हैं, लेजर का फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट। तो हमारे पास ये लिबर्टी नहीं है कि हम अपना खुद का जर्नल का फॉर्मेट बना लें, खुद का लेजर का फॉर्मेट बना लें। तो वो गलत ही होगा अगर हम कुछ उसमें चेंज करते हैं, क्योंकि लॉ ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आगे चल के जब हम लोग नेक्स्ट ईयर कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट का तो बिल्कुल सेट फॉर्मेट होता है, उसमें तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए बताया गया है। अदरवाइज सभी लोग अपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे? हम किसको सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? एग्जाम में भी जब कोई, जैसे आप लोग का भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है तो उसमें भी एक करेक्ट आंसर होता है। तो करेक्ट आंसर जब हमने उसमें असाइन कर दिया तो मेरे लिए ये डिसाइड करना ईजी होता है कि स्टूडेंट का आंसर जो उसने दिया है वो सही है या गलत। अगर ए ऑप्शन सही है तो अगर आपने बी ऑप्शन मार्क किया है तो मेरे लिए ईजी होगा ये फाइंड आउट करना कि आपका आंसर सही है या गलत है। लेकिन अगर मैं सही आंसर ही मार्क नहीं करूंगा उसमें तो कोई भी ऑप्शन उसमें से सही भी गलत भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हम लोग अगर बात करें तो जो काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है वो कमेंट्स रिसीव करता है वेरियस स्टेक होल्डर्स से। इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे कमेंट रिसीव करता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज भी करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनली ऑल्सो देयर वर डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड। हर कंट्री अपना अपना स्टैंडर्ड, अपना अपना रूल फॉलो करते हैं। Thus, to harmonize the diverse accounting policies and practices internationally, International Accounting Standards Committee, now renamed as International Financial Reporting Board, was set up in 1973. तो इंटरनेशनली भी इस चीज़ को फील किया गया कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ काफ़ी पैरेलल होनी चाहिए, तो उसके लिए भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड को सेटअप किया गया। क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनली वर्क करती हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में वर्क करती हैं, तो उनको अपनी रिपोर्ट्स इस तरह से बनानी चाहिए कि सारे कंट्रीज़ के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो उसको पढ़ सकें, वो उसको समझ सकें। अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे तो जो दूसरे कंट्री में जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस रिपोर्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमको इस तरह से तैयार करना है रिपोर्ट कि सभी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ हमारा बिजनेस कंडक्ट हो रहा है वहाँ के लोग उस रिपोर्ट को समझ सकें। तो इसलिए इंटरनेशनली भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हार्मोनाइज करने की एक रिक्वायरमेंट फील की गई। तो ऐसा क्यों किया गया? टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश इन पब्लिक इंटरेस्ट accounting standards to be observed in the presentation of financial statements and also its worldwide acceptance। तो worldwide acceptance हो इसलिए ऐसी requirement feel की गई। To work for the improvement and harmonization of regulation of accounting standards and procedures relating to the presentation of financial transactions। तो the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Cost Accountants of India are members of this committee। तो ये जो कमिटी है इसके 2 मेंबर्स हैं, हमारे कंट्री के 2 सबसे बड़े जो बोर्ड हैं जो अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं। तो अब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के यूजेस को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। क्या यूज़ है इसका?
accounting information is more useful if it is produced following uniform accounting policies. Thus, accounting standards are the documents outlining the accounting policies to be adopted and followed. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़्यादा यूजफुल हो जाती है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है. बीइंग प्रोड्यूस्ड अंडर एक्सेप्टेड मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स. तो हम लोग इस तरह से अकाउंटिंग कर रहे होते हैं विच इज अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स. मतलब हम इस तरह से नहीं बना रहे हैं विच इज अनएक्सेप्टेड. हो सकता है जैसे एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका जो फॉर्मेट आपने बनाया वो अनएक्सेप्टेड था, वो फॉर्मेट आपको सिखाया नहीं गया, आपने अपने मन से कोई नया फॉर्मेट बना दिया विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड. तो उसको क्या किया जाता है, उसको काट दिया जाता है, उसमें मार्क्स भी नहीं अलॉट होता आपको. तो अगर आपने ऐसा फॉर्मेट बनाया है जो एक्सेप्टेड है, जो क्लास में आपको सिखाया गया है, जो सभी बच्चों को सिखाया गया है यूनिफॉर्म वे में, तो अगर वैसा फॉर्मेट आप बनाते हैं तो उसमें आपको मार्क्स भी मिलेगा. तो वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड नॉर्म्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द अनएक्सेप्टेड नॉर्म्स. उसके बाद लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ जनरली एक्सेप्टेड लैंग्वेज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट मेक्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ईजिली अंडरस्टैंडेबल. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है और इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ जनरली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एंड दे प्रोवाइड अ कलेक्टिव विजडम एंड एक्सपीरियंस रादर दैन द व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल. तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन अपने हिसाब से बनाएगा अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को तो हो सकता है वो उतनी ज़्यादा रिलायबल ना हो, पर अगर एक लीगल फॉर्मेट को फॉलो करके बनाया गया है तो इट विल बी अंडरस्टूड बाय सो मेनी पीपल, इट विल बी मोर यूजफुल, इट विल बी मोर रिक्वायर्ड एट वेरियस स्टेजेस. तो वो एक कलेक्टिव विजडम रिप्रेजेंट करता है, वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है दैन द एक्सपीरियंस एंड विजडम ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल. तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यूटिलिटी, उसके यूजेस. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर भी हमने अभी डिस्कस किया था कि इट इज़ मैंडेटरी इन नेचर, इट इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी. दे आर द गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. क्रेडिबल, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिनकी रिलायबिलिटी हो, जिनकी वायबिलिटी हो, तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम प्रोड्यूस करते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी in accounting practices and to ensure transparency, consistency and comparability in the financial statements. तो ये हमारे मेन रीजंस हैं जिस वजह से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री. It therefore means that the guidelines change with change in business environment and laws. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम अमेंड भी किया जाता है, अपडेट भी किया जाता है, हटाया भी जाता है. जैसे टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को हटा दिया गया है, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ मर्ज कर दिया गया है. तो दैट मीन्स अब हमारे पास 31 ही हैं. इन राइटिंग 32 हैं बट वी हैव 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को हटा के उसको 26 में मर्ज कर दिया गया. तो टाइम टू टाइम चेंजेस भी किए जाते हैं जैसा रिक्वायर्ड होता है. तो यहाँ लिखा भी हुआ दे आर फ्लेक्सिबल इन सेंस दैट वेयर ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल एंड एंटरप्राइज इज फ्री टू अडॉप्ट एनी ऑफ दीज प्रैक्टिसेस विद अ सूटेबल डिस्क्लोजर. तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड अवेलेबल होते हैं. जैसे हम लोग अभी कुछ दिन बाद डेप्रीसिएशन चैप्टर करेंगे, तो डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. तो अब यहाँ पे हमारे पास लिबर्टी है कि हम वो मेथड यूज़ करें जो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है. तो ऐसा किसी लॉ में नहीं लिखा है कि आप एक ही मेथड यूज़ करेंगे हमेशा. जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कंपनी के अकॉर्डिंग, हमारे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हम अडॉप्ट करते हैं. तो इतनी लिबर्टी दी जाती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को. तो वही एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा हुआ है. उसके बाद यूटिलिटी लिखी हुई है, सिमिलर चीज़ है, इसको सभी स्टूडेंट पढ़ लेंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यूटिलिटी काफ़ी कुछ अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यूटिलिटी भी आपको समझ में आ जाएगा. यूजेस अभी हमने किया था, तो सभी स्टूडेंट एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये जो यूटिलिटी है इसको पढ़ लेंगे. तो हम लोगों ने आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस किया, क्यों हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है इसको भी हम लोगों ने समझा, और इसके क्या यूटिलिटी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके यूजेस हैं, इसका क्या नेचर है, ये भी हमने डिस्कस किया. कौन इसको इशू करता है ये भी हमने डिस्कस किया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करने की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ सो फार इशूड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, इसे आपको याद नहीं करना है। ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसको हटाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ इसको मर्ज किया गया है। इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार का मीनिंग भी लिखा है, इट इज़ विड्रॉन। तो 32 है टोटल, जिसमें से अब हमको 31 इफेक्टिव है, 32 इन राइटिंग है। तो ये है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको इसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कितने हैं, कौन इशू करता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिमूव कर दिया गया, किसके साथ मर्ज हो गया। तो एक जनरल ओवरव्यू आपको चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IFRS के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे नेशनल लेवल पे काम करते हैं, नेशनल लेवल पे हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को और डाइवर्स प्रैक्टिसेस को हार्मोनाइज करने का काम करते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे यही काम करता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे नेशनल लेवल के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे ही IFRS इंटरनेशनल लेवल के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से वीडियो को देख लीजिए और अपनी बुक में ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से सभी स्टूडेंट्स रीड कर लें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।